गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने मेंडल ने जो रूल्स दिए थे उन रूल्स की बात कर रहे थे, जिसमें हमने प्रभाविता का और पृथक्करण का नियम देखा था। क्योंकि 3 दिए थे यहाँ पर उन्होंने, तो तीसरा कौन सा पाया जाता है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जो थर्ड होता है वो थर्ड होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि यहां पर जो विभिन्न लक्षणों के जो जीन होते हैं, विभिन्न लक्षणों के जीनों का व्यवहार, क्योंकि जो भी लक्षण प्रदर्शित होंगे वो किसके द्वारा होंगे? जीन्स के द्वारा। आप लोगों ने खूब 11th-12th के अंदर पढ़ा है कि जीन्स ही किसी भी लक्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ विभिन्न लक्षणों के जो जीन होते हैं, जीनों का व्यवहार या फिर कहें कि इनका जो प्रदर्शन, जीनों का व्यवहार व प्रदर्शन एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र होता है। प्रदर्शन एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र होता है। अर्थात इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि यहां पर जो हमने विभिन्न विपर्यासी गुणों वाले लक्षण लिए थे, क्योंकि यहां पर जो हम लेके चले थे डायहाइब्रिड क्रॉस में, क्योंकि इसको किसके आधार पर दिया था? डायहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर। तो यहां एक से अधिक विपर्यासी गुणों के उपस्थित होने पर ये एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र गमन करते हैं। तो चाहे ये बात कहें चाहे हम ये बात कहें, दोनों ही क्या है? सही। क्योंकि यहां पर विभिन्न लक्षणों के जो जीन हैं, इन जीन का व्यवहार या प्रदर्शन भी एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र है। और यहाँ एक से अधिक विपर्यासी जो गुण उपस्थित हैं, इन गुणों के उपस्थित होने पर भी ये एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं। बिना एक दूसरे को प्रभावित किए हुए क्या कर रहे हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहां पर इस प्रकार से लिया था, ये कौन सी थी? F1 जनरेशन थी। F1 जनरेशन, जब इस F1 जनरेशन का हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया था, इसका जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया था, तो यहां पर हमको क्या अनुपात प्राप्त हुआ था? 16, 3, 3 और 1। ये फिनोटाइप हमको प्राप्त हुआ था यहां पर। तो यहां पर जो गुण आए थे, हमको आने चाहिए थे गोल और पीला या फिर हरा या झुर्रीदार। तो यहां पर ये जो बीच के 6 ये बिल्कुल क्या आए थे? अलग। यहां या सॉरी
यहां पर ये तो अप्रभावी है और ये क्या है, यहाँ प्रभावी, आर प्रभावी है। जहां जहां आर प्रभावी है वहां क्या आ रहा है, अप्रभावी में तो हरा आएगा और आर प्रभावी है तो गोल आएगा। बाई प्रभावी है तो क्या आएगा, झुर्रीदार। सॉरी, बाई प्रभावी है तो हर पीला, बाई प्रभावी है तो पीला आएगा और इसकी वजह से यहां पर झुर्रीदार आएगा। तो ये जो हमें कॉम्बिनेशन मिले थे, ये कॉम्बिनेशन क्या थे, अलग थे। हम जिसकी अपेक्षा कर रहे थे उस अपेक्षा से बिल्कुल अलग कॉम्बिनेशन थे। तो यहां पर जब इनका स्वतंत्र अपव्यूहन हुआ है, ये जब आगे की पीढ़ी में गए हैं तो अपने अपने लक्षणों के साथ में बिल्कुल जो इनके खुद के लक्षण हैं ये उन्हीं को स्वतंत्र अपव्यूहन हुआ है, उन्हीं को ये प्रदर्शित कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ये होमोजाइगस अवस्था में समयुग्मजी में है, तो समयुग्मजी अवस्था में ये अपना प्रभाव दिखाएगा तो हरा ही आएगा बीज पत्र। इसके साथ में जो भी प्रेजेंट है, प्रभावी है तो प्रभावी, क्योंकि अगर यहाँ पर दोनों स्मॉल होते तो यहाँ क्या होता, झुर्रीदार होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कैपिटल अवस्था में आर प्रेजेंट है तो ये अपना प्रभाव दिखाएगा तो क्या होगा, बीज का आकार गोल। ऐसे ही यहाँ ये होमोजाइगस अवस्था में है तो बीज का आकार क्या होगा, झुर्रीदार, लेकिन यहाँ पर कैपिटल बाई प्रेजेंट है तो बीज कैसा होगा, पीला। तो यहाँ पर जो 6 कॉम्बिनेशन बने थे F2 जनरेशन में, उन कॉम्बिनेशन के अंदर जब जो क्योंकि F1 पीढ़ी के जो युग्मक थे, F1 पीढ़ी के जो युग्मक थे, ये युग्मक स्वतंत्र रूप से इनके जो गुण थे स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं, एक दूसरे से इनको कोई मतलब नहीं रहता। जो मैं हूं वो मैं ही हूं, मैं अपना ही काम करूंगा। मेरा काम क्या है, मेरा काम पढ़ाना है तो मैं केवल पढ़ाऊंगा और किसी चीज से मतलब नहीं है। आर अगर प्रेजेंट है तो बीज की आकृति गोल ही होगी, कैपिटल आर अगर प्रेजेंट है। कैपिटल बाई अगर प्रेजेंट है तो बीज पत्र का रंग पीला ही होगा। यहाँ किसी प्रकार का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, सभी का क्या हो रहा है, एक दूसरे से स्वतंत्र गमन हो रहा है। तो ये इसके आधार पर इन्होंने स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को दिया था। और ये जेनेटिक्स के वो रूल्स हैं जो जहां पर अगर अपवाद नहीं है तो ये फॉलो होते हैं, और जहां ये फॉलो नहीं होते वहां हम उन चीजों को किसके अंदर पढ़ते हैं, अपवाद के अंदर। अब इस मेंडलवाद का प्रभाव क्या रहा, महत्व क्या रहा, मेंडलवाद के महत्व की अगर बात करें, मेंडल ने जो तीनों नियम दिए थे, इन तीनों नियम का इंपॉर्टेंस क्या रहा। तो स्टूडेंट्स, हम यहां पर प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का पता लगा सकते हैं। प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का पता लगा सकते हैं। कौन से लक्षण प्रभावी हैं और कौन से लक्षण अप्रभावी हैं, चाहे हम वो एनिमल्स के अंदर देख लें चाहे हम प्लांट्स के अंदर देख लें। क्योंकि प्लांट्स में भी लंबे अगर पौधा है या प्रतिरोधकता अधिक है, सहन शक्ति अधिक है, तो हम उसी करेक्टर को चूज करेंगे। एनिमल्स में या ह्यूमंस में अगर कोई डिजीज है, उस डिजीज में प्रभावी अवस्था कौन सी है, अप्रभावी अवस्था कौन सी है, तो उस हिसाब से उसका हम निदान ढूंढेंगे। तो यहाँ पर प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का हम पता लगा सकते हैं। फसल सुधार में किया जा सकता है, इसका यूज फसल सुधार में करते हैं। और फसल सुधार में कैसे करते हैं कि यहाँ पर जो शुद्ध फसलें होते हैं, जो शुद्ध पौधे होते हैं, फसल या पौधे,
प्योर लाइन सिलेक्शन पढ़ोगे आप लोग आपके 4th यूनिट में। तो प्योर लाइन सिलेक्शन फसलों में क्या किया जाता है कि जहां पर जो शुद्ध पौधे होते हैं अपने गुणों के लिए जो प्योर हैं, उनके लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी हम आगे ले जाते हैं। वो प्योरिटी जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती या फिर सबसे ज्यादा प्योरिटी जहां आ जाएगी उसी को हम वहां उत्पादन के लिए रखेंगे। जैसे हम लोग आप लोगों ने देखा होगा, जो किसानों के घर से हैं उन लोगों को पता है कि जब भी हम फसल बोते हैं, सरसों की बो रहे हैं या गेहूं की बो रहे हैं, तो मार्केट से जो हम सीड लेके आ रहे हैं, तो वो सीड क्या है, वो सीड वो हैं जिनको अलग से रेडी किया गया है उनके लक्षणों की शुद्धता के साथ में, किसी प्रकार के उनके अंदर संकरण नहीं है। तो वहां शुद्ध लक्षणों को लेकर के जो रेडी किए गए हैं वो सीड्स होते हैं, जिनसे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, उनके अंदर खुद की सहन शक्ति भी अधिक होगी, प्रतिरोधकता की भी उनमें अधिक होगी, वो सारी चीजें अधिक होती हैं। तो यहाँ फसल सुधार में इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, जो रोग प्रतिरोधी पादप होते हैं, अगर हमको पता चल गया कि ये पादप क्या है, रोग प्रतिरोधी, अधिक उत्पादकता देने वाला, सहनशील, और सहनशील से मतलब क्या है, थप्पड़ तो देंगे नहीं उसमें, सूखा, टेम्परेचर, इनको सहन करने की कैपेसिटी होगी। तो ऐसे अगर प्लांट हैं, ऐसे अगर पादप हैं, तो इन पादपों से क्या नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट पीढ़ी में ले जाकर के, कई पीढ़ियां ले जाते हैं, फिर यहां पर किसका निर्माण करते हैं, बीजों का, बीजों का निर्माण होता है। तो यहाँ फसल सुधार में ये भी पॉइंट फसल सुधार के लिए होता है, और ये भी यहाँ प्रभावी अप्रभावी में, चाहे हम ह्यूमंस में भी देख सकते हैं, एनिमल्स में भी देख सकते हैं, और यहाँ पर प्लांट्स में भी देख सकते हैं। दूसरा, जो संतति है, क्योंकि यहाँ सारी की सारी जो यहाँ पर संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं का हम पता लगा सकते हैं, संतति के लक्षणों का पूर्व अनुमान लगा सकते हैं, लक्षणों का पूर्व अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। क्यों लगा पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमने जो लक्षण लिए हैं वो नियंत्रित हैं, वो हमने अपने हिसाब से लिए हैं। अब वो लक्षण अगली पीढ़ी में किस प्रकार से आएंगे, अगर हमारे पूर्व अनुमान के हिसाब से आए तो जो हम यहाँ पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो प्रयोग कर रहे हैं, तो वो सक्सेस है, अगर नहीं आते हैं तो अनसक्सेस है। तो यहाँ पर हम लक्षणों का पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई भी ऐसी डिजीज है, आप लोगों ने एलकेप्टोन्यूरिया, वर्णांधता, हीमोफीलिया, इनके जो जीन्स हैं, अगर हम वहां पर जीन थेरेपी का यूज कर रहे हैं, तो उस जीन थेरेपी के आधार पर हम नेक्स्ट जनरेशन में देख सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में यहाँ कितना सुधार हो सकता है। नेक्स्ट जनरेशन में जो मेल, क्योंकि एक्स लिंग तो किसमें आएंगे, मेल में प्रदर्शित होंगे, तो मेल के अंदर वो प्रदर्शित होंगे या पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, यहाँ फीमेल वाहक रहेगी या नहीं रहेगी, तो उस आधार पर जीन थेरेपी के आधार पर इन डिजीज का क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। तो वहां भी मेंडल के नियम काम आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्रॉस की। क्रॉस, एक होता है बैक क्रॉस और एक होता है टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस में क्या करते हैं कि जो F1 पीढ़ी की संतति है, इस F1 जनरेशन का क्रॉस किसके साथ करा देते हैं, प्रभावी
या अप्रभावी जनक के साथ में। 12th के अंदर आप लोगों ने पढ़ी है ये सारी चीजें। अगर F1 जनरेशन का हम क्रॉस प्रभावी या अप्रभावी जनक के साथ करा दें तो हमको यहाँ क्या प्राप्त होगा, बैक क्रॉस। लेकिन F1 जनरेशन का क्रॉस केवल अप्रभावी जनक के साथ कराएं, केवल अप्रभावी जनक के साथ कराएं, तो यहां पर क्या प्राप्त होगा हमको, टेस्ट क्रॉस। तो यहां पर केवल हमको टेस्ट क्रॉस प्राप्त होता है। देखिए फॉर एग्जांपल मोनो हाइब्रिड क्रॉस लेते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में अगर हम अप्रभावी ले रहे हैं तो यहां पर कह नहीं सकते कि ये टेस्ट क्रॉस है या बैक क्रॉस है। हम कर रहे हैं तो हमें पता है कि टेस्ट क्रॉस है या बैक क्रॉस है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन क्या प्राप्त होती है, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस कैपिटल टी और स्मॉल टी की अगर हम प्रभावी जनक से यहां पर कराएं तो स्टूडेंट्स इसको हम चेकर बोर्ड से निकालेंगे। इसके युग्मक बनेंगे टी और टी, इसके बनेंगे, यही बनेंगे युग्मक। यहां पर देखिए इसको हम चेकर बोर्ड से जब निकालेंगे इधर मेल और नीचे फीमेल, यहां पर ये सही है या फिर ये सही है, ये सही है। मेल के रूप में यहां कौन सा लेंगे हम, जो F1 जनरेशन हमारी आई है उसे। अब अप्रभावी यहाँ पे जनक के साथ इसको करा रहे हैं तो देखिए यहाँ कौन कौन से प्राप्त होंगे, तो यहाँ 1:1 प्राप्त होता है। लक्षण 1:1 में प्राप्त होते हैं हमको यहाँ मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। चाहे हम यहाँ पर बैक क्रॉस कराएं, सॉरी बैक क्रॉस के अंदर, टेस्ट क्रॉस नहीं, केवल बैक क्रॉस के अंदर। और अगर यहां पर हम क्या करा दें, टेस्ट क्रॉस, तो ये क्या हो जाएंगे, स्मॉल, दोनों ही स्मॉल। तो देखिए तो अब भी यहां क्या प्राप्त हो रहा है, 1:1। यहां जो प्राप्त हो रहे थे हमको ये सारे कैसे थे, लंबे, और लंबे भी कैसे, आधे 50% शुद्ध थे और 50% अशुद्ध। 50% शुद्ध थे अपने लक्षणों के साथ में, 50% अशुद्ध। यहां पर भी वही सेम 50% शुद्ध है और 50% अशुद्ध, यहां भी सेम वही कंडीशन है। लेकिन यहां पर बौनेपन जो प्रभावी था वो यहां अपनी शुद्धता के साथ है, यहां पर जो लंबापन प्रभावी था वो अपनी शुद्धता के साथ है। संकर 50-50% दोनों में क्या है, अशुद्ध अवस्था में यहाँ पर ये प्रेजेंट है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में चाहे हम बैक क्रॉस कराएं चाहे हम टेस्ट क्रॉस कराएं, दोनों के अंदर 50-50% शुद्ध और अशुद्ध लक्षण यहाँ पर शो होते हैं। नेक्स्ट, अगर हम यहां पर डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएं, अगर हम यहां पर डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएं, मोनो हाइब्रिड में तो देख लिया हम लोगों ने, यहां पर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में कौन सा क्रॉस करा रहे हैं, टेस्ट क्रॉस, यहां टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं। तो यहां पर किसके साथ लेंगे F1 जनरेशन को, ये हमारी F1 जनरेशन है।
तो इसको लेंगे हम अप्रभावी के साथ में। ये क्या है? अप्रभावी जनक। तो यहाँ अप्रभावी के साथ में इसको लेंगे हम। जब हाँ यहाँ अप्रभावी के साथ में जब इसे हम ले रहे हैं तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स युग्मक कौन कौन से बनेंगे? यहाँ पर युग्मक कौन कौन से बनेंगे? तो इसकी तो पता है हमको। यहाँ कौन सा युग्मक बनेंगे? क्योंकि यहाँ तो 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं, 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं। तो यहाँ कौन से युग्मक बनेंगे? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये युग्मक बनेगा। अब यहाँ इनके अंदर जब क्रॉस कराएंगे कौन कौन से बन रहे थे? और यहां इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, RY। तो जब यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, अब देखो स्टूडेंट हम कौन कौन सा प्रभाव आएगा? R स्मॉल r, कैपिटल और स्मॉल, दोनों स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r और दोनों Y कैपिटल। यहाँ पर सारे कैपिटल ही कैपिटल। तो यहाँ पर क्या होंगे? गोल और पीले। यहां झुर्रीदार और झुर्रीदार के साथ में पीला। यहां गोल और हरा। यहां झुर्रीदार और हरा। तो यहाँ पर टेस्ट क्रॉस कराने पर जो हमने वहां 4 कॉम्बिनेशन देखे थे डाई हाइब्रिड क्रॉस में, F1 जनरेशन का जब हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो 16 आते हैं निकल के। तो वो जो 16 में जो रेशो हमको मिला था या डाई हाइब्रिड क्रॉस में अगर अप्रभावी जनक से हम करा दें, F1 जनरेशन का अगर अप्रभावी जनक से हम करा दें टेस्ट क्रॉस, तो हमको यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन वहां मिल रहे हैं वही कॉम्बिनेशन हमको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ टेस्ट क्रॉस से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से नए कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, कौन से पुराने कॉम्बिनेशन रहेंगे। तो इस चीज का हम यहाँ टेस्ट क्रॉस के जरिए पता लगा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।